नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 22 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो सॉरी थोड़ा लेट हो गया। आज एक चीज़ शायद आप भूल गए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमारा जो ये इनिशिएटिव है डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन का, एडिटोरियल डिस्कस करने का, आज इसे लगातार 8 साल पूरे हो गए। 22 अगस्त 2016 को मैंने स्टार्ट किया था और डेली डिस्कस करते 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 8 साल पूरे हो गए, पता भी नहीं लगा। तो आज सुबह सुबह ना ऑफलाइन में एक सेशन था 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, तो मैं वहाँ चला गया था, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा लेट हो गया। तो काफ़ी अच्छा सेशन रहा सुबह वाला। मैं संडे को वीडियो भी डाल दूँगा जिसमें मैंने अपनी जर्नी शेयर की, कभी कभी कैसे पल आते हैं, मतलब उतार चढ़ाव क्या आए इस डेली इनिशिएटिव को कैरी आउट करने में। फिर साथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से संबंधित बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, कैसे मैंने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से रिकवरी की, इवन तैयारी के दौरान, टीचिंग के दौरान। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो हर इंसान ये इश्यूज़ फेस करता है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, मतलब है तो देखो सब इंसान ही। तो मैंने कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से रिकवरी की, वो सारी चीज़ें आज सुबह डिस्कस की। तो संडे को मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियो टीम को बोल के डलवा सकूँ। आज देखो 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। पहला न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से संबंधित, और दूसरा हम इशू डिस्कस करेंगे आज फ्रेटर्निटी से संबंधित, और तीसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से संबंधित। और देखो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, 8 साल पूरे हो गए अपने इस इनिशिएटिव को। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। 22 अगस्त 2016 को मैंने जब पहला वीडियो डाला था तो येमेन वाला इशू उसमें डिस्कस किया था, और येमेन वाला इशू आज भी चल रहा है। मतलब बिल्कुल पूरी तरह से पीसफुल तो येमेन नहीं हुआ है, ये भी एक बड़ी आयरनी है। खैर वीडियो में आप सुनोगे वो सारी चीज़ें। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से संबंधित है। इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को आए 25 साल पूरे हो चुके हैं। तो 25 साल बाद अब हम ये एनालाइज कर रहे हैं, क्या इंडिया को अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने की आवश्यकता है? क्या इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आज भी रेलेवेंट है या नहीं है? आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1974 में भारत ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ये टेस्ट देखो इंडिया ने ना राजस्थान के पोखरान में किया था, और इस टेस्ट ने पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया था। भारत ने लेकिन इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला था। भारत ने बोला था दुनिया को डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। हालांकि देखो सिर्फ ये कहने की बात होती है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट भी कभी पीसफुल नहीं हो सकता। वैसे देखो एक क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं इस टॉपिक पर मुझसे कि सर एक बात बताओ, 1974 में जब हमने टेस्ट कर लिया था और वो सक्सेसफुल भी था, हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस पे क्वेश्चंस रेज करते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी उतनी इंटेंसिटी नहीं थी, लेकिन सामान्यतः मोटी मोटी राय यही है कि 1974 का हमारा जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था वो एक सक्सेस था। तो क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर एक बात बताओ, जब 1974 में ये सक्सेसफुल था तो इंडिया को फिर से 1998 में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका रीजन देखो ये है, 1974 का जो टेस्ट था ना वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। मतलब हमने खुद को ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर नहीं किया था, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन था। हमने दुनिया को ये दिखाया था कि भैया देखो हमारे पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, हम चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन 1990s में क्या हुआ? उस समय देखो एनपीटी को, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये कहती है वो 5 देश जिनके पास में न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये देश तो एनपीटी ये कहता है ये 5 देश तो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं और कोई देश नहीं रख सकता। तो इंडिया का विरोध था एनपीटी को लेके। इंडिया चाहता था कि इस ट्रीटी को भैया खत्म करो, इन 5 देशों को स्पेशल ट्रीट क्यों किया जा रहा है?
मतलब ऐसा प्रोविजन क्यों कि सिर्फ ये 5 देश तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और कोई देश न्यूक्लियर वेपन बनाए तो वो गलत है, या तो आप भी अपने अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ो। इंडिया का ये तर्क था, लेकिन ये 5 देश मानने को तैयार नहीं थे। ये बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल चीज भाई यही है, हम 5 तो रखेंगे, बाकी किसी और देश को नहीं रखने देंगे। तो ये प्रोविजन एनपीटी में किया गया और एनपीटी को इनडेफिनेटली एक्सपेंड कर दिया गया 90s में। तो इंडिया को यह बात अच्छी नहीं लगी। इंडिया ने बोला आप तो ना पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, एक तरफ है न्यूक्लियर हैव्स जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दूसरी तरफ है न्यूक्लियर हैव नोट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। आप डिवाइड मत करो वर्ल्ड को। उस समय देखो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी खबर आ रही थी कि शायद वो भी न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, काम चल रहा है। चाइना और दूसरे देशों की मदद से पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। चाइना के पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे ही। चाइना इंडिया का एनिमी कंट्री भी है, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कभी अच्छे नहीं रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ फेसेस ऐसे जरूर आए हैं जिनमें रिलेटिवली कुछ कम टेंशंस हो, लेकिन यूं तो नहीं कह सकते कभी चाइना के साथ हमारे जबरदस्त रिलेशंस रहे हों। और नेक्स्ट चीज देखो, 90s वो दौर था जब कोल्ड वार समाप्त हो चुका था। कोल्ड वार में तो इंडिया एक तरफ नैम का लीडर था, दूसरी तरफ यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे थे। 1971 की ट्रीटी की बदौलत मतलब एक बड़ा फैक्टर रहा जिसकी वजह से इंडिया 1971 का वार जीत सका, क्योंकि उस समय यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी और उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के चलते यूएसए और चाइना डर के पाकिस्तान की मदद करने नहीं आए थे। लेकिन कोल्ड वार के समाप्त होने के बाद यूएसएसआर तो देखो टुकड़ों में बट गया था। तो इंडिया के पास में यूएसएसआर जैसे बड़े देश का अब साथ नहीं रह गया था। इंडिया को अपनी मदद खुद से ही करनी थी। तो ऐसी सिचुएशन में इन सब फैक्टर्स के बीच में इंडिया ने 1998 में 11 और 13 मई को पोखरण में टेस्ट किए। इसको पोखरण सेकंड बोला गया। इस बार देखो 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे और टेस्ट के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय काफी प्राउडली अनाउंस किया था कि भारत अब एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, न्यूक्लियर पावर है। और इन टेस्ट के बाद तो देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगा दिए, इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन देखो भारत ने अपने इस डिसीजन पे स्टैंड लिया। इंडिया ने बोला कि देखो, इंडिया ने यूएसए को कन्विंस करा दिया था कि देखो चाइना से खतरा है, इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जरूरी थे। और यूएसए को भी ये बात जच गई। जच इसलिए गई क्योंकि चाइना काफी तेजी से राइज हो रहा था चाइना का, और चाइना यूएसए को चैलेंज कर रहा था। उतना तेजी से नहीं, लेकिन चाइना के राइज से यूएसए इनसिक्योर महसूस करने लगा था। तो यूएसए को यह समझ में आ गया कि इंडिया हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडिया चाइना को कंटेन करेगा, चाइना को दबाएगा, तो इससे हमें ही फायदा होगा। तो 2 साल के अंदर अंदर यूएसए के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आ गए थे और रिश्ते फिर इंप्रूव हो गए। तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस का ज़्यादा असर हुआ नहीं, क्योंकि इंडिया की उस समय ना इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से राइज हो रही थी। वर्ल्ड इंडिया का लोहा मानने लगा था, आईटी इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से राइज हो रही थी। तो जिन देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, उनको समझ में आ गया कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया की हमें ज़रूरत है, इसलिए इंडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ज़्यादा समय तक इंडिया के ऊपर हम सैंक्शंस नहीं लगा के रख सकते। तो देखो, जिस यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट, 2005 में वही यूएसए हमारे साथ में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करता है। यह इंडिया की बहुत बड़ी जीत थी। यह थी इंडिया की न्यूक्लियर स्टोरी। बट देखो, जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए ना, तो उस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, लीडर्स के दिमाग में कि अब इन वेपन्स का करें क्या। मतलब वेपन्स को कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, कोई तो नीति होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि जब कुछ हो जाए रैंडम आप यूज करना स्टार्ट कर दो। तो उस समय ना 1999 में फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के ना कन्वेनर थे के सुब्रमण्यम। ये अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं ना, उनके पापा जी हैं के सुब्रमण्यम। तो इन्होंने ना एक ड्राफ्ट रिलीज किया था। ड्राफ्ट इन्होंने दिया था ब्रजेश मिश्रा को, और बाद में उस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया कि जनता भी पढ़ ले।
यही ड्राफ्ट, यही डॉक्यूमेंट देखो आगे चल के इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनता है। 2003 में ना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑफिशियली इसे अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तौर पे अडॉप्ट कर लिया और इस डॉक्ट्रिन ने डिफाइन किया कि भारत अपने न्यूक्लियर वेपन्स कब यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, वो सारी चीजें। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के क्या क्या फीचर्स हैं। थोड़ा मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, आर्टिकल में बेसिक्स कई बार कवर नहीं होते ना, पूरा इशू अच्छे से समझने के लिए बेसिक्स पता होने चाहिए। जिनको पता है उनका भी जल्दी से रिवाइज हो जाता है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगता है तो कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। हाँ, तो देखो ये हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसके फीचर्स इस प्रकार से हैं। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये पहला फीचर है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ उतने ही न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे जितने जरूरी हैं। हम किसी आर्म रेस में नहीं पड़ना चाहते। मतलब इंडिया की सुरक्षा के लिए जितने हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ना उतना ही हम रखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने यूएसए के साथ कंपटीशन कर लिया, यूएसए के पास तो 10,000 वेपन्स हैं, हम भी 10,000 रखेंगे। नहीं, हमें किसी आर्म रेस पे नहीं पड़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कारगिल वार 1999 में हुआ था, तो इस वार में ना पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली न्यूक्लियर थ्रेट्स इंडिया को दिए थे, लेकिन भारत ने ना काफी शांति से रिस्पॉन्ड किया। हमने दिखाया कि हमारे पास देखो न्यूक्लियर डेटरेंस है, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। ऐसा नहीं कि हम बेतुके ढंग से अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल कंट्री। तो इंडिया की रिस्पेक्ट है कि बेशक इंडिया ने एनपीटी के खिलाफ जाके न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, लेकिन इंडिया इररिस्पॉन्सिबल नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के मामले में, धमकी देने के मामले में। इंडिया ने कभी किसी को धमकी नहीं दी है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेंगे। दूसरा, हमने इस डॉक्ट्रिन में यह बोला नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब यह है हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। यह पॉलिसी दिखाती है कि हमने इस मामले में ना डिफेंसिव स्टांस लिया है, मतलब हमारी जो अप्रोच है वो डिफेंसिव है। और देखो एक चीज आपको बताऊं, 2016 में ना हमारे मनोहर पारिकर, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने ना पर्सनली नो फर्स्ट यूज पे सवाल उठाया था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि अब ना इस प्रोविजन को चेंज कर देना चाहिए कि हम पहले नहीं अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, कोई दूसरे वाला करेगा तभी हम यूज करेंगे। लेकिन देखो सरकार ने उस समय भी क्लैरिफाई कर दिया था कि हम अपनी नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उसे कंटिन्यू करेंगे। ये दूसरा फीचर है नो फर्स्ट यूज। पहला कौन सा? क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का तीसरा मेन फीचर है मैसिव रिटेलिएशन। मैसिव रिटेलिएशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है, अगर कोई हम पे न्यूक्लियर अटैक करता है ना तो जवाब जबरदस्त होगा। ऐसा नहीं कि भाई तुमने एक गिराया तो हम भी एक गिराएंगे, नहीं, फिर तो हम ऐसा जवाब देंगे कि आपको यह लगेगा कि हमने शायद गलती कर दी भारत के ऊपर अटैक करने से। कहने की बातें हैं मतलब, लेकिन देखो यही है मैसिव रिटेलिएशन का, कि अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो इंडिया फिर मैसिव रिटेलिएट करेगा, जबरदस्त जवाब देगा। तो ये था इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। बिल्कुल ब्रीफ मैंने आपको बताया, डिटेल में तो देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। 3 फीचर्स हैं, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज और मैसिव रिटेलिएशन। लेकिन अब देखो 25 साल पूरे हो गए, तो क्या इंडिया का ये जो डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या आज भी रेलेवेंट है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं बिल्कुल सही, इंडिया का जो डॉक्ट्रिन है आज भी रेलेवेंट है, और वो ये फीचर्स देते हैं कि देखो सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी लाता है ये डॉक्ट्रिन। मतलब 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के टाइम टेंशंस बहुत हाई थे, लेकिन देखो भारत ने ना लिमिटेड कन्वेंशनल एक्शन लिया। न्यूक्लियर थ्रेट्स इंडिया ने उस समय नहीं दिए थे पाकिस्तान को। तो देखो ये स्टेबिलिटी को शो करता है। होता क्या है, जब आपका डॉक्ट्रिन ये बोलता है ना कि हाँ हम पहले यूज कर लेंगे फर्स्ट यूज, तो ना सामने वाला देश डर जाता है कि यार कहीं भारत हमारे खिलाफ में न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज कर ले। तो उस डर के चलते कई बार सामने वाला देश कुछ गलत एक्शन ना ले ले, कंफ्यूजन हो जाती है, फिर फुल फ्लेज वार में तब्दील हो जाती है ये चीज। मतलब समझ गए? जैसे मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, मान लीजिए भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है।
अब देखो, पाकिस्तान को यह डर है कि इंडिया हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, तो इस डर में ना पाकिस्तान पहले मान लीजिए इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर ले तो देखो फिर न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में। लेकिन चूंकि इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, तो कम से कम इंडिया की साइड से ये स्टेबल चीज है कि इंडिया कुछ भी हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं यूज करने वाला है। तो पाकिस्तान इस चीज पे बिल्कुल सर्टेन रहेगा। सिर्फ पाकिस्तान क्यों, जिसके साथ भी हमारा युद्ध होता है, चाहे चाइना हो, तो स्टेबिलिटी लेके आता है ये डॉक्ट्रिन। ये पहली चीज है। अब बात करते हैं दूसरी चीज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब देखो, इंडिया ने यूं बोला है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, हम सिर्फ उतने ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे जितने हमें जरूरत है। तो देखो, भारत न्यूक्लियर वेपन्स पे रिलेटिवली कम खर्च कर रहा है। 2021-22 में हमारा डिफेंस बजट जीडीपी का सिर्फ 2.15% था। कंपेयर दिस विद पाकिस्तान एंड यूएस। अब पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है, यूं बोलते हैं देशों की आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के लिए देश है, वहां पे हर चीज में आर्मी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो पाकिस्तान में इतनी कंगाली है, डिफेंस मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, बावजूद इसके 4% ऑफ जीडीपी वहां पे डिफेंस पे खर्च होता है। तो हमने मतलब डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया है, ये भी एक फायदा है। फिर देखो, डिप्लोमेटिक गेन्स भी हैं। 2008 में जैसे मैंने आपको बताया, यूएस के साथ में हमने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद 2016 में जापान ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। तो देखो, ये दिखाता है कि भारत का रवैया न्यूक्लियर पावर के तौर पे हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहा है। अदरवाइज तो देश देखो, ये देश पाकिस्तान के साथ में भी न्यूक्लियर डील साइन कर लेते, इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऐसा है जो इंडिया की मेच्योरिटी को शो करता है। चौथा पॉइंट ये है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से हमें फायदा हुआ है ग्लोबल इमेज। भारत को ना रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर माना जाता है और ये हमारी सॉफ्ट पावर को बूस्ट करता है। तो ये तो फायदा हुआ, लेकिन देखो अब ना चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे सबसे पहले पाकिस्तान का फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पाकिस्तान का क्या मतलब है इस चीज का? देखो, पाकिस्तान ये चाहता है कि हम ना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। उनका क्लेम है कि लिमिटेड न्यूक्लियर वार हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो वो कहते हैं कि हम छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेंगे। तो यहां पे खतरा है इंडिया को पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने ना 2017 में पाकिस्तान ने ना शॉर्ट रेंज बाबर मिसाइल टेस्ट की। और ये जो बाबर मिसाइल है ना, इनकी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी लो यील्ड वाले न्यूक्लियर वेपन्स जिनको यूज किया जा सकता है। जो बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं, देखो वो तो 2-3 शहर साथ ले जाएंगे, पाकिस्तान उनका यूज करेगा, इंडिया पे पता लगे पाकिस्तान का एरिया भी चपेट पे आ जाए, उनका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है। लेकिन जो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है ना, इनका इंपैक्ट बहुत छोटे एरिया में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर के एरिया में। तो पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का टेस्ट किया था जो इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकती है। फिर देखो, चाइना अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड कर रहा है। चाइना अपने जो न्यूक्लियर आर्सनल है वो उनको धीरे धीरे मॉडर्नाइज कर रहा है। ये एक दिक्कत है। 2021 में ना चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी। अब ये मिसाइल्स ना ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकते हैं। जैसे विभिन्न देश मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं ना, जैसे इजराइल का है, तो उन ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकती हैं चाइना की ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स। नेक्स्ट पॉइंट है नई टेक्नोलॉजीज। अब देखो, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, साइबर अटैक्स हैं, एआई है और स्पेस बेस्ड सिस्टम है, वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2010 में ना एक वायरस था, इजराइल ने यूज किया था, नाम था शायद स्टुक्सनेट करके, ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने ना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डैमेज किया इस वायरस की सहायता से। तो ऐसे साइबर अटैक देखो हमारे न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए भी थ्रेट है। और फिर है लास्ट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज। न्यूक्लियर विंटर का भी रिस्क बढ़ रहा है। मतलब एक लिमिटेड न्यूक्लियर एक्सचेंज भी ग्लोबल क्लाइमेट को देखो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बोलते हैं कि हमें अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया, कुछ हैं जो बोलते हैं नहीं होना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है बहुत खतरनाक हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक्सीडेंटल यूज हो सकता है, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कुछ नहीं होते। ये कंसेप्ट तो मिसलीडिंग है। न्यूक्लियर वेपन होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो।
तो इसलिए करंट डॉक्ट्रिन बिल्कुल ठीक है, इससे स्टेबिलिटी है। समझ गए? तो वे फॉरवर्ड में क्या बोलेंगे? देखो, वे फॉरवर्ड में ना ये बोल सकते हैं कि हम ना थोड़ा अपने न्यूक्लियर वेपन्स में ना टेक्निकल इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे जो डिलीवरी सिस्टम है, मिसाइल वगैरह हैं, उनको थोड़ा और एक्यूरेट और रिलायबल बना सकते हैं। सी बेस्ड डेटरेंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाइना ने हम पे हमला कर दिया और हमारे धरती पे जितने भी मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना, सब कुछ चाइना ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हमारी जो सबमरीन्स घूम रही हैं इंडियन ओशियन में इधर उधर, वहाँ पे भी तो न्यूक्लियर वेपन्स होंगे ना। तो वहाँ से फिर हम लॉन्च करेंगे, तो सी से जो लॉन्च होने वाले न्यूक्लियर वेपन्स है ना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम थोड़ा ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं सिक्योर रहें और रिस्पॉन्सिव रहें। फिर देखो, हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन जो एफर्ट्स हैं, मतलब ज़्यादा देश न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं, इस चीज़ में इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर सकता है। और क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स हमें डेवलप करना होगा कि अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है या अटैक होता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। तो ये सब चीज़ें इंडिया कर सकता है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कस हो गया, लेकिन थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जरूरी थी। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो इशू है ना, वो फ्रेटर्निटी से संबंधित है। फ्रेटर्निटी, वैसे तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। प्रियम्बल में भी फ्रेटर्निटी वर्ड मेंशन है। कई बार यूपीएससी प्री में सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रियम्बल में मेंशन है या फिर संविधान में मेंशन है या फिर नहीं है। काफ़ी बार यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस सीधा सीधा पूछे हैं, तो आप तैयार रहिए। प्रियम्बल जैसी चीज़ें तो देखो बिल्कुल मुंहज़बानी याद होनी चाहिए, हर एक कीवर्ड। तो देखो, अक्सर ना दूसरी चीज़ें तो डिस्कस होती रहती हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी वर्ड जो है ना कम डिस्कस होता है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। देखो, शुरुआत में आर्टिकल में ये कहा जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में 1949 में कहा था, ये जो 3 कीवर्ड्स हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों कीवर्ड्स स्लोगन थे। बताइए कौन से रेवोल्यूशन के? फ्रेंच रेवोल्यूशन के। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। तो बी.आर. अंबेडकर कहते हैं इन तीनों को देखो एक साथ, आपको देखना होगा। तीनों वर्ड्स एक साथ डेमोक्रेसी की नींव है। अगर आप इन कीवर्ड्स को अलग अलग करके देखोगे ना, तो फिर पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा डेमोक्रेसी का। हमारे संविधान में ये तीनों कीवर्ड्स हैं। यहां पर देखिए, प्रियम्बल अगर आपने देखा होगा, जाहिर तौर पे देखा ही होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तीनों कीवर्ड्स हैं। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, लिबर्टी और इक्वालिटी का मतलब तो हमें पता है। लिबर्टी का सिंपल मतलब है फ्रीडम। जैसे लिबर्टी टू अडोप्ट एनी न्यू प्रोफेशन, मतलब आज़ादी हो कोई नया प्रोफेशन अडोप्ट करने की। इक्वालिटी का मतलब भी आपको पता है, समानता। लेकिन फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? हिंदी मतलब तो आपको पता है, चलो भाईचारा, ब्रदरहुड। वैसे अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए कि फ्रेटर्निटी की डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या बताओगे? देखो, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये टर्म डिफाइन की गई थी, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब ये है, आप ऐसा कुछ दूसरों के साथ मत करिए जो कि आपको लगता है कि कोई आपके साथ ऐसा ना करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अगर आपको लगता है ना कि आपको कोई गाली ना दे, तो आप भी किसी दूसरे पर्सन को गाली मत दीजिए। आपको लगता है ना कि कोई दूसरा पर्सन मेरे साथ ऊंची आवाज में बात ना करे, तो आप भी किसी दूसरे पर्सन के साथ ऊंची आवाज में बात मत करिए। हालांकि देखो, ये डेफिनेशन भी इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ी वेग है, और राइटर भी इस बात को मानते हैं। राइटर कहते हैं, जनरली देखो फ्रेटर्निटी को ना एज ए इमोशन के तौर पे देखा जाता है रेदर देन ए प्रिंसिपल। और हमारे संविधान निर्माता भी इस बात को समझते थे, तभी देखो उन्होंने प्रियम्बल में ना फ्रेटर्निटी वर्ड को एक क्लियर कंटेक्स्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की। आप यहां पर देखिए, फ्रेटर्निटी वर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है? फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मतलब इसका ये है, देश में ऐसा भाईचारा हो, सिटीजन्स के बीच में ऐसा ब्रदरहुड हो कि इससे हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी मिले और देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी और ज़्यादा स्ट्रोंग हो। आप एक बात बताइए, सोचिए, मतलब देखो, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अनटचेबिलिटी थी, मानते हो ना? अभी तो अनटचेबिलिटी हमारे देश में ना के बराबर है,
लेकिन उस समय प्रैक्टिस की जाती थी। गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने इसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई थी। और जब देखो संविधान बना था ना, तो आपको पता है पॉलिटिकल इक्वलिटी आ गई थी। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब हर एक वो पर्सन जिसकी एज 18 से ज़्यादा है उसको वोट देने का अधिकार मिल गया था। लेकिन अंबेडकर का ये मानना था, हम एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन में एंटर करने वाले हैं कि बहुत से लोगों के पास, उनका इशारा डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ था, दलितों की तरफ था, कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पॉलिटिकल इक्वलिटी तो होगी, उनके पास वोट देने का अधिकार होगा, इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा, लेकिन सोसाइटी में अभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। सोशल इक्वलिटी उन्हें पूरी तरह से फिर भी नहीं मिलेगी। हालांकि इसका प्रोविजन किया गया था, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया था। बावजूद इसके देखो कुछ लोग ऐसे थे जो डिप्रेस्ड क्लासेस को, दलितों को इक्वल स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए अंबेडकर का कहना था पॉलिटिकल इक्वलिटी तो उन्हें मिल जाएगी लेकिन सोशल इक्वलिटी नहीं मिलेगी अभी भी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह बात बोली गई थी कि फ्रेटर्निटी यानी देश के सिटीजन्स आपस में ऐसा भाईचारा बनाएंगे कि सबकी डिग्निटी इंश्योर होगी। मतलब कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा जिससे उसकी डिग्निटी हर्ट हो। और देखो आपस में अगर देश के सिटीजन्स डिवाइडेड रहेंगे कास्ट के नाम पे या फिर किसी दूसरे आइडेंटिटी के आधार पर, तो देश में कैसे यूनिटी और इंटीग्रिटी आ सकती है ऐसी सिचुएशन में। तभी यह बात बोली गई थी प्रियम्बल में कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बाद में देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आई 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी संविधान में आर्टिकल 51A में। तो 51A में जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश में जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग धर्म भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो हर एक सिटीजन का कर्तव्य बनता है सबके साथ हार्मनी को प्रमोट करना और स्पिरिट ऑफ कॉमन को प्रमोट करना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अब देखो यहां पर एक चीज साफ हो जाती है कि देश में फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना ये जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट की नहीं है, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन की भी है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये बात बोली गई है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इनइक्वालिटी से ना फ्रेटर्निटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर देश में इनइक्वालिटी ज़्यादा है तो फ्रेटर्निटी भी प्रभावित होती है, फ्रेटर्निटी कमज़ोर होती है। लेकिन हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, अलग अलग रीजन में इनइक्वालिटी है। देखो कई स्टेट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ स्टेट्स अमीर हैं। साउथ इंडिया में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा मिलेगी अगर अलग से काउंट करोगे। नॉर्थ इंडिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको कम मिलेगी पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा देखो कास्ट और रिलीजियस बेसिस पर भी काफ़ी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इंडिया में, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स, उनमें आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के आधार पर अगर देखोगे ना, तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट दूसरी कम्युनिटीज़ की अपेक्षाकृत कम है। एजुकेशन का लेवल भी आपको कम मिलेगा। वैसे देखो जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने 9 कैटेगरीज ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई किया है जो ना सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दलित्स, आदिवासी, वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये एग्जाम्पल्स हैं। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय देखो देश इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी से घिरा हुआ था, तो एक प्रकार से डर भी लग रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं को कि देश टूट ना जाए। मतलब इवन वेस्टर्न स्कॉलर्स भी ना बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, इंडिया एकजुट रह ही नहीं सकता। वो तो बोल रहे थे बस इंडिया टूट जाएगा, बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाएगा। इवन देखो ऐसा नहीं होता, वो बोला करते थे अभी टूटा इंडिया, अभी टूटा, बस 2 साल की बात है, अभी इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। जब नेहरू की डेथ हुई थी तब वो बोलने लगे कि बस नेहरू ने संभाल के रखा था, अब देखना इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अब जो नए लीडर्स आएंगे वो इतने मेच्योर नहीं है, वो इंडिया को एकजुट नहीं रख सकेंगे। लेकिन इंडिया जिस प्रकार से एकजुट रहा ना, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है। B.R. अम्बेडकर ने ना कुछ कंडीशंस बताई थी जिसके आधार पर हमारे देश में डेमोक्रेसी ठीक ढंग से वर्क करेगी। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो ऐसे में भी और GS आंसर राइटिंग में भी। डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखना हो तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज,
ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इनकम के आधार पर। प्रेजेंस ऑफ एन ओपोजिशन, ओपोजिशन की प्रेजेंस होनी चाहिए। आज के समय में थोड़ी ख़राब कंडीशन चल रही है अपोजिशन की, हालांकि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा लीड कर रहे हैं। ओपोजिशन देखो होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। ओपोजिशन होता है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, अदरवाइज ना कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उसमें ना बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस आ जाता है तो फिर वो जनता के राइट्स पर ध्यान नहीं देते। हमारे देश की बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, हर एक पॉलिटी में ये बात लागू होती है। ओपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का होना, मतलब जो भी कानून बने, रूल बने, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का ख्याल रखना जरूरी है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट, टायरनी नहीं होनी चाहिए मेजोरिटी की माइनॉरिटी के ऊपर। मतलब बी आर अम्बेडकर ने इस पॉइंट में कहा था मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसी के चले हर इशू पर। नेक्स्ट, मोरल ऑर्डर होना चाहिए सोसाइटी में और जनता में कंसाइंस भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अम्बेडकर ने बताई थी, डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये जो चीज़ें हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अंडमान एंड निकोबार की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी से इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, पिछले कुछ सालों में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ने ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल कर ली है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दो ग्रुप में बटे हुए हैं, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। ऊपर देखिए, ये है अंडमान आइलैंड्स और नीचे है निकोबार आइलैंड्स। पूरी जो आइलैंड्स की चेन है ना, इसमें 836 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 36 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर परमानेंटली लोग रहते हैं। इन आइलैंड्स को गवर्न किया जाता है यूनियन टेरिटरी की सहायता से। मतलब अंडमान एंड निकोबार अलग से यूनियन टेरिटरी है जिसकी गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड्स में बोलें तो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना। लेकिन लोकली तो अंडमान एंड निकोबार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्न करता है इन आइलैंड्स को। यहां पर देखो, इंडिया की एकमात्र इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड है जिसमें तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स भी। ये जो इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड है ना, ये मैरीटाइम सर्विलियंस करती है इस पूरे रीजन में। क्योंकि देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की पोजीशन आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, यहां से इंपॉर्टेंट सी लेन्स की कम्युनिकेशन की जो सी लेन्स है ना वो गुजरती हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो बहुत से शिप्स गुजरते हैं यहां से। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया को ना एक्स्ट्रा EEZ एरिया प्रोवाइड करता है। EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब देखो, जैसे ये है, ये इंडिया का कोस्ट है, यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ना वो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी EEZ है। यहां पर जो भी रिसोर्सेज है ना उन पर इंडिया का हक है, चाहे वो मेरीन रिसोर्सेज हों या फिर एनर्जी रिसोर्सेज हों। अब कायदे से देखो, इंडिया का ये मेन कोस्ट लाइन है तो इंडिया का जो EEZ एरिया है यहां तक होना चाहिए था। लेकिन ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना, ये इंडिया के EEZ एरिया को काफी इंक्रीज कर देते हैं। यहां भी इंडिया का EEZ एरिया हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। और भी काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जैसे मैंने आपको बताया यहां से बहुत शिप्स गुजरते हैं। तो चाइना जो इंडियन ओशन रीजन में अपनी डोमिनेंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को कंटेन करने में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो पोजीशन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारी जो फोर्सेस है ना वो पूरे इंडियन ओशन पर नज़र रख सकती हैं। चाइना का कोई शिप आए, कोई एयरक्राफ्ट आए तो सब नज़र रखी जा सकती है उन पर। ये देखो, काउंटरिंग इंक्रीजिंग चाइनीज प्रेजेंस। इसके अलावा और पॉइंट्स को डिस्कस करें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की। इंडिया देखो वैसे भी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस पूरे रीजन में। मतलब इंडिया की ट्रेडिशनल पोजीशन है कि आसपास जो भी देश आते हैं उनको इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मालदीव में कू की कोशिश हुई 1988 में, इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी कू को रोकने के लिए। नेक्स्ट, इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने में मदद करता है यह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करने का भी काम करता है। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पता है
अब इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा बढ़ गई है। यूएस का ध्यान यहां पे है। यूएस अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की सहायता से चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की काफी ज्यादा है, बट अभी तक ना इन पर उतना ध्यान नहीं गया है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि इन आइलैंड्स को अगर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री हब बनाया जाएगा ना, तो ये बात ठीक नहीं लगेगी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। उनको ये लगेगा इंडिया तो अच्छी पावर हुआ करता था, एग्रेसिव नहीं था, लेकिन इंडिया ने भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलिट्री हब स्टैब्लिश कर दिया है, कल को वो भी हमारे खिलाफ यूज कर सकता है। नेक्स्ट, यहां पे डेवलपमेंट की पेस काफी कम है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी अच्छे से नहीं है। रोड बिल्डिंग, एयरपोर्ट के लिए आउटस्ट्रिप कंस्ट्रक्शन, इनका काम काफी ढीला है। दूसरे चैलेंजेस की बात करें, ह्यूमन प्रेजेंस काफी कम है। कई कई आइलैंड्स पर बहुत कम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, इसलिए नार्कोटिक्स यानी ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग काफी ज्यादा होती है। फॉरेन वेसल्स के इंट्रोड्यूशन यहां पे देखने को मिलती है। बारिश काफी ज्यादा रहती है, 6 महीने तो बारिश होती रहती है, इसलिए बिल्डिंग नहीं बन पाती, यानी कंस्ट्रक्शन तेजी से नहीं हो पाता। बहुत कम कंपनीज हैं ऐसी हैं जो यहाँ पे इन आइलैंड्स पे आके काम करना चाहती हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। आप देखिए मेनलैंड इंडिया से काफी दूर है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब बात करें सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये जरूरी है। 2015 में सरकार ने अनाउंस किया था कि इन आइलैंड्स पर मैरीटाइम हब इस्टेब्लिश किया जाएगा, देश का पहला। प्रोटेक्शनिज्म को डिक्लाइन किया है सरकार ने। 2019 में एक नई आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आई थी, जिसके तहत पोर्ट्स को, हार्बर्स को और जेटीज को लैंड दिया जाएगा। इससे इन आइलैंड्स में जो लग्जरियस टूरिज्म है ना, वो भी प्रमोट होगा। मैरीटाइम एक्सरसाइजेज यहां पे काफी कंडक्ट होती हैं। इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलके, इंडियन नेवी जो है दूसरे देशों की नेवी के साथ मिलके एक्सरसाइजेज कंडक्ट करती है, जैसे थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ मिलके। इंडिया ने नेवल प्रेजेंस अपनी काफी एक्सपेंड की है। जैसे मतलब लद्दाख रीजन में टकराव है ना, आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। अगर इंडिया को लगता है कि लैंड पर यानी कॉन्टिनेंटल एरियाज में चाइना अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, तो इंडिया यहां से जवाब दे सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन में अभी भी इंडिया की डोमिनेंस है। तो जैसे ही लद्दाख में टकराव हुआ, यहां पर हमने अपनी प्रेजेंस एक्सपेंड कर दी, ताकि वार होता है तो यहां से भी जवाब दिया जा सके। इसके अलावा देखो छोटे छोटे और स्टेप्स भी हैं, जैसे चेन्नई अंडमान एंड निकोबार अंडर सी इंटरनेट केबल, ये इनाग्रेट की गई थी, ताकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर ज्यादा तेज स्पीड चलने वाला इंटरनेट उपलब्ध किया जा सके। ये इंटरनेट केबल जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के 7 रिमोट आइलैंड्स को आपस में जोड़ेगी, जिनका नाम भी दिया हुआ है स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमोरटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड एंड रेंगेट। नेक्स्ट पॉइंट, कमांडर इन चीफ जो है अंडमान एंड निकोबार कमांड के, इनको पावर दी गई है कि ये तीनों जो सर्विसेज है ना, इनसे मिलिट्री एसेट मांग सकते हैं, और कमांडर इन चीफ को यह भी पावर है कि वो लैंड एक्विजिशन केसेस को हैंडल कर सकते हैं। एडिशनल फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को डेवलप करने के लिए। और क्या करना चाहिए, यहां पे थोड़ा माइग्रेशन एंकरेज करें कि लोग यहां पे जाके रहें। सरकार यहां पे टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि इंडियन नेवी का और दबदबा हो इस पूरे रीजन में। दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे पोर्ट विजिट हो, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, इनके वेसल्स के द्वारा यहां पर आसियान कंट्रीज से भी एंगेज किया जा सकता है। यह हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी मदद करेगा। वैसे भी हमें हमारे ईस्ट में जो देश हैं उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाना है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज देखो क्वेश्चंस नहीं है, कल आपको क्वेश्चंस दूंगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।